देखिए, ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राज्य व्यवस्था और शासन, पॉलिटी और गवर्नेंस में हम देखते हैं आपातकाल के 50 साल हो गए हैं। तो आपातकाल के 50 साल में हम किसके बारे में बात करेंगे? ठीक है। ये सुर्खियों में क्यों है, क्या रीजन है, आपातकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सुर्खियों में होने का क्या कारण है? आपातकाल के 50 साल हो गए हैं, ये सुर्खियों में क्यों है, क्या रीजन है? जैसे 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, आपको पता ही है। ठीक है। 21 मार्च 1977 तक ये प्रभावी रहा। तो देखिए, 75 से 77 तक रहा, लगभग लगभग 2 साल। 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा। तो 2025 में इस घटना को 50 साल पूरे हो गए हैं। 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था, एक बार 1971 में जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, और एक बार 1975 में आंतरिक अशांति की वजह से भारत में आपातकाल लगा था। ठीक है। अब 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था, क्या कारण था? पहला, सामाजिक अशांति। उस समय देश में सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, हड़तालें हुई थी, आंदोलन हो रहे थे। इसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ जेपी आंदोलन विशेष था। एक आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जेपी आंदोलन, जो इसमें विशेष माना जाता है। इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे, और इन सब के चलते सरकार ने दावा किया कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाना जरूरी है। फिर होता है 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट आ गया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि 1971 का जब युद्ध हुआ था तो 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट आ गया था। युद्ध के बाद देश है गंभीर आर्थिक समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव से जूझ रहा था। वैश्विक तेल संकट से इस स्थिति को और बिगाड़ दिया, क्योंकि वैश्विक तेल संकट भी यहाँ पर बढ़ गया था युद्ध के बाद। तो ये कारण था दूसरा। दूसरा कारण क्या था? 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट। तीसरा कारण भी यहाँ पर था, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या था, इसकी हम बात करें तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, ये एक केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। इस विवाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया, और साथ ही उन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया था। न्यायालय के इस फैसले और बढ़ती राजनीतिक अशांति के चलते इंदिरा गांधी ने सत्ता को अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो ये भी एक राजनीतिक कारण बताया जाता है। अब आपातकाल के दौरान प्रमुख संविधान संशोधन क्या हुए थे? 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। इस संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया कि न्यायिक समीक्षा इस पर नहीं की जाएगी। ये 38वें संविधान संशोधन 1975 में कर दिया था। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। इसमें उपबंध किया गया था कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय है वो अंतिम होगा और निर्णायक होगा। फिर 39वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों को तय करने के तरीकों में बदलाव किया गया। अब ये विवाद संसद के द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकरण के द्वारा तय किए जाने थे। इनका अर्थ था कि इन पदों को न्यायपालिका या न्यायिक दायरे से प्रभावी ढंग से बाहर कर दिया गया था। ये जो पद थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष, चुनाव विवादों को तय करने के तरीकों में यहाँ पर बदलाव कर दिया था। और अब ये जो विवाद हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित कोई भी प्राधिकरण के द्वारा तय किए जाने थे। ठीक है। इसका अर्थ था कि इन पदों को न्यायपालिका के न्यायिक दायरे से प्रभावी ढंग से बाहर कर दिया गया। तीसरा हुआ 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है। इसे लंगू संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संविधान में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। जैसे अनुच्छेद 31C के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई। जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनको मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई थी अनुच्छेद 31C में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कई तरीके से कम किया गया था इसमें।
संविधान के अनुच्छेद 32 ए जोड़ा गया। संविधान में ये अनुच्छेद 32 ए जोड़ा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानूनी संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। हालांकि इसे 43वीं संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 43वीं संविधान संशोधन किया था तब इसमें इसको निरस्त कर दिया गया था, लेकिन 32 ए यहाँ पर जोड़ा गया था, संविधान के अनुच्छेद 32 ए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को राज्य के जो कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति है, कि राज्य जो भी कानून बना रहे हैं संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर सकती। फिर अनुच्छेद 131 ए और 226 ए के तहत हाई कोर्टों को केंद्र सरकार के कानूनों की समीक्षा से वंचित कर दिया गया था, तो ये भी प्रॉब्लम कर दी थी यहाँ पर। फिर लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ा करके यहाँ पर 6 साल कर दिया गया था। और बाकी हम देखें देखें और इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने की लगभग ऐसी में शक्तियां दे दी थी। इसके लिए अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 शामिल किए गए थे। आपातकाल के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें एडीएम जबलपुर वाद, हम देख सकते हैं एडीएम जबलपुर वाला वाद विवाद। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम एमआई ऐसे जैसे कानूनों के तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां यहाँ पर की गई थी। फिर आपातकाल के बाद सुधार क्या हुए? सहाय आयोग का गठन किया गया था। आपातकाल के बाद 1977 में सहाय आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग का मुख्य कार्य यह था आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करना। इसमें जबरन बाध्यकरण, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर करना, न्यायालय व संसद पर विविध निषेध आदि सत्ता दुरुपयोग यहाँ पर शामिल थे। तो जब आपातकाल हो गया था तो आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 का। ठीक है। अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया था। आपातकाल लगाने के पुराने आधार आंतरिक अशांति को बदल करके व्यापक और स्पष्ट शब्द सशस्त्र विद्रोह किया गया, और यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि आंतरिक अशांति जैसी अस्पष्ट अर्थ वाली शब्दावली का भविष्य में गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। भविष्य में जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों पर रोक लगाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय यहाँ पर शामिल किए गए। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की उद्घोषणा करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित में सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे, अर्थात इन्हें हम निलंबित नहीं करेंगे। जो अनुच्छेद 21 में बात कही गई है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की, वो आपातकाल में भी लागू रहेगी। आपातकाल के समय भी इनको हम निलंबित नहीं करेंगे। संपत्ति के अधिकार की बात करें, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार यहाँ पर बना दिया है। अनुच्छेद 257 ए का निरसन कर दिया गया है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के किसी भी सशस्त्र बल या अन्य बल को तैनात करने की अनुमति देता था। यह अनुच्छेद को यहाँ पर हटा दिया गया है। लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटा करके वापस 5 साल कर दिया गया है। न्यायिक समीक्षा की बहाली की बात करें, इस संशोधन ने न्यायपालिका को उस शक्ति को वापस बहाल कर दिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को न्यायिक समीक्षा कर सकती थी। तो न्यायिक समीक्षा की बहाली भी यहाँ पर कर दी है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 क्या कहता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है, इसका आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 परिस्थितियों में ही घोषित किया जा सकता है। कौन कौन सी? युद्ध की स्थिति में, कोई बाहरी आक्रमण हुआ है, या फिर सशस्त्र विद्रोह है।
उद्घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल तब उद्घोषित कर सकते हैं जब कैबिनेट की लिखित सिफारिश उसे प्राप्त हो। संसदीय स्वीकृति आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि इस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो नई लोकसभा के गठित होने के 30 दिन के भीतर इसे अनुमोदन मिलना अनिवार्य है और इस बीच राज्यसभा का अनुमोदन जरूरी हो जाता है। आवश्यक बहुमत की बात करें, आपातकाल को उद्घोषणा को संकल्प को विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और सदन में उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। अवधि की बात करें, आपातकाल एक बार में अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है और हर 6 महीने में पुनः संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। रद्द करने की बात करें, आपातकाल को राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है। यदि लोकसभा में आपातकाल के विरोध में प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे हटाना अनिवार्य है। यह शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। लोकसभा को ये शक्ति दी गई है लेकिन राज्यसभा को ये शक्ति नहीं दी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ने वाला है? देखिए, केंद्र राज्य के संबंधों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार किसी विशेष पर राज्य को निर्देशित कर दे सकती है, किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति राज्य और केंद्र शासक के बीच राजस्व वितरण में बदलाव कर सकता है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर अगर बात करें, संसद कानून बना करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल हर बार 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। हालांकि यह अवधि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार हैं हमारे यहाँ पर, उन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो अनुच्छेद 358 के तहत की बात करें, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार जो है स्वतः ये निलंबित हो जाता है। हालांकि यह प्रावधान केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगे आपातकाल के दौरान ही लागू होते हैं। यह बदलाव 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। अनुच्छेद 359 के तहत की बात करें तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकार जैसे 20 और 21 को छोड़कर के निलंबित किया जा सकता है। तो निष्कर्ष यहाँ पर यह लिखता है कि आपातकाल से मिली सीख आज भी बहुत प्रासंगिक है। राष्ट्रीय हित और स्थिरता पर नाम पर राष्ट्रीय हित और स्थिरता के नाम पर सत्ता के दुरुपयोग का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे असंतोष की अभिव्यक्ति को दबाया जा सकता है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो यह घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र को संरक्षित रखने के लिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी है ताकि संविधान सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता यहाँ पर बनी रहे। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी राइट यानी व्यक्तित्व अधिकार जो है व्यक्ति के। अब ये पर्सनैलिटी राइट सुर्खियों में क्यों है? क्या रीजन है कि पर्सनैलिटी राइट सुर्खियों में आपका आ रहा है? तो देखिए, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले के माध्यम से सदगुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तित्व अधिकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वेबसाइट और प्लेटफॉर्म द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षित किया है। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव है, इसके व्यक्तित्व अधिकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वेबसाइट और प्लेटफॉर्म द्वारा सदुपयोग से सुरक्षित रखा गया। तो यहाँ पर हम देखें इसमें क्या केस है, ये पर्सनैलिटी राइट का क्या केस है। हाई कोर्ट ने एआई टूल्स के दुरुपयोग से किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरे, हाव भाव हूबहू नकल करने वाले डीप फेक पर चिंता जताई है। इन टूल्स का किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व अधिकारों का हनन करने के लिए उपयोगी किया जा रहा है। इससे न केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता को खतरा होता है बल्कि सार्वजनिक हस्तियों के तो आर्थिक हितों पर भी असर पड़ता है। ऐसा इस कारण क्योंकि उनका चेहरा और नाम अक्सर किसी भी उत्पाद और उद्देश्य को प्रचारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी डीप फेक वीडियो बना करके दिक्कत कर देगा। तो व्यक्तित्व अधिकारों यहाँ पर कोर्ट ने दिए हैं। तो व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के उनके व्यक्तिगत गुण जैसे नाम, छवि, आवाज़, शकल, सूरत और विशिष्ट हाव भाव और लक्षणों के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं। इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल हैं। भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। व्यक्तित्व अधिकारों के घटक की बात करें जैसे राइट ऑफ पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी का अधिकार। यह किसी व्यक्ति को छवि आदि को किसी भी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के
व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह अधिकार ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा आंशिक या अप्रत्यक्ष रूप से शासित होता है। निजता का अधिकार आदमी का है, राइट टू प्राइवेसी। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत ये शामिल शासित है। भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार। भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। प्रतीक और नाम की बात करें, अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 में की गई है। इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री आदि के नामों और प्रतीकों को अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी गई है। दीपा जयकुमार बनाम एएल विजय माल्या, एएल विजय मामला 2019 का मामला है। मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिष्ठा, निजता भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें भारत में व्यक्तिगत अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की बात करें, कौन कौन से न्यायिक निर्णय यहाँ पर हुए हैं। तो आईसीसी डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम आरवी एंटरप्राइजेज 2003 का केस है, दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ था। इस बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से उसकी राइट टू पब्लिसिटी को छीनने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011 का है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी। रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शन मद्रास हाईकोर्ट 2015, न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि या शैली का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। तो निष्कर्ष यहाँ पर यही निकलता है कि विशिष्ट कानून का अभाव, बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत अपर्याप्त सुरक्षा, व्यक्तित्व अधिकारों के प्रवर्तन में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एआई द्वारा निर्मित फेक कंटेंट की सक्रियता, निगरानी और रोकथाम के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा और सरकारी एजेंसियों को सशक्तिकरण समय की मांग यहाँ पर है कि एजेंसियों को सशक्तिकरण हमें करना चाहिए। फिर है कुछ न्यूज हैं जो शॉर्ट्स में हमारे पास में है, जैसे नार्को परीक्षण की संवैधानिक वैधता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी क्या है, नार्को टेस्ट जो करते हैं जिससे सच बोलना झूठ बोलना उसकी नार्को टेस्ट करते हैं, उसकी संवैधानिक वैधता क्या है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस उद्देश्य को रद्द कर दिया। पटना में एक आदेश दिया गया था, उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सभी आरोपियों और गवाहों पर नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी। ठीक है। तो यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 मामले में दी गई टिप्पणियों पर आधारित था, जिसमें नार्को एनालिसिस एंड पोलीग्राफिक जैसे टेस्ट की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया था। नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में हम बात करें, यह पूछताछ का एक तरीका है जिसमें किसी अपराध के संदिग्ध को नियंत्रित परिस्थितियों में एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है ताकि उसकी सोचने समझने की शक्ति और उसे भले बुरे का निर्णय करने की क्षमता को दबाया जा सके। सोडियम पेट्रोथोल नामक एक यह दवा आमतौर पर सर्जरी में सामान्य एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कुछ बिंदु की बात करें तो अनैच्छिक नार्को टेस्ट संविधान का उल्लंघन करता है। ऐसे टेस्ट संविधान के अनुच्छेद 20(3) किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार का उल्लंघन करता है। किसी भी परिस्थिति में बलपूर्वक नार्को टेस्ट कराना पूरी तरीके से गैरकानूनी है। अनैच्छिक टेस्ट से प्राप्त कोई भी जानकारी अदालत में स्वीकार्य नहीं होगी। स्वैच्छिक नार्को टेस्ट सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। भले ही ऐसे टेस्ट स्वैच्छिक रूप से या सभी सुरक्षा उपायों के तहत किए गए हो, इनके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे टेस्ट के दौरान व्यक्ति के जवाब चेतना अवस्था में नहीं दिए जा गए होते हैं। हालांकि ये टेस्ट से कोई नई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार किया जा सकता है।
यह तथ्य सेल्वीवाद के बाद बिनोवाया बिनोभाई बनाम केरल राज्य, मनोज कुमार सैनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे मामलों में दी गई में यहाँ पर दोहराई गई थी। स्वैच्छिक रूप से नार्को टेस्ट कराने का सीमित अधिकार है। आरोपी को नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का अत्यधिक अधिकार नहीं है, पूर्ण अधिकार यहाँ पर नहीं है। लेकिन आरोपी अभियोजन के उचित चरण के दौरान स्वेच्छा से नार्को टेस्ट कराने का विकल्प चुन सकता है, जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए। आरोपी नार्को टेस्ट को चूज कर सकता है कि वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है इसके जरिए। फिर है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्या चीज़ है ये? तो देखिए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के लिए एक एकीकृत मुख्यालय पर उद्घाटन किया है। तो देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में बात करें, क्या चीज़ है ये? स्थापना परिषद की स्थापना 1996 में एक राष्ट्रीय वित्तीयन संस्था के द्वारा की गई थी। मिशन है भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अभियान को नेतृत्व करना। गैर लाभकारी संगठन हम बात करें, NPO, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। QCI सार्वजनिक निजी जानकारी के QCI जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। PPP मॉडल की बात करें तो इसे भारत सरकार या तीन प्रमुख उद्योग संघों एसोचैम, CII या फिक्की का समर्थन प्राप्त है। गुणवत्ता और QCI से जुड़े सभी मामलों के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। QCI के अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता अभियान को नेतृत्व करना QCI का उद्देश्य है। सरकारों, संस्थाओं, उद्यमों के स्तर पर उपयुक्त क्षमताओं का विकास करना, राष्ट्रीय वित्तन कार्यक्रम को विकसित करना, स्थापित करना, संचालित करना, स्वच्छता या पारदर्शी स्वच्छता और व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर करने की क्षमताओं का विकास करना, थर्ड पार्टी मूल्यांकन मॉडल के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता के क्षेत्र में औद्योगिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। QCI के अध्यक्ष की बात करें, QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत द्वारा सरकार के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन SBM में भूमिका बात करें, स्वच्छता, सैनिटेशन और सफाई, क्लीनलीनेस मापदंडों पर शहरों का आंकलन और रैंकिंग करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिएशन कोऑपरेशन और इंटरनेशनल एक्रीडिएशन फोरम IAF के द्वारा प्रत्यानन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वैकल्पिक पहल है। ठीक है। फिर है ECI नेट क्या है ये? तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ECI नेट क्या चीज़ है।